हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला चैप्टर। सुपर एंटी फैन। आलिया बहुत शौक में थी, जिसकी वो इतने सालों से पूजा करती आ रही थी। अब उसको पता चल रहा था कि वो सब जो भी उसने उसके बारे में सुना था सब झूठ था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर कैसे रिएक्ट करे। उस साल युवराज को बेस्ट फेस टैलेंट और बेस्ट डेब्यू म्यूजिक का अवार्ड मिला। उसने कई म्यूजिक फेस्ट भी अटेंड किए और अपनी इसी ट्रिक से म्यूजिक का सबसे बड़ा अवार्ड द गोल्डन मेलोडी अवार्ड भी जीत लिया। कहते हुए ईशान, जो हमेशा ही हंसता मुस्कुराता रहता था, उसका चेहरा भी सख्त हो गया। वो अवार्ड भी उसको सिद्धार्थ की उस ट्यून के लिए मिला था जो उसने बहुत मेहनत से तैयार की थी। उससे 3 गलतियां हो गई। पहली गलती ये कि उसने अब तक अपनी किसी भी ट्यून का कॉपीराइट नहीं कराया। दूसरी गलती ये कि उसने ग्रुप का सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर होने के नाते शुरुआत में ही अपनी सभी ट्यून युवराज से शेयर की। और तीसरी सबसे बड़ी गलती, उसने बिना सोचे समझे भरोसा किया था। उसकी इसी गलती की सजा ना सिर्फ उसको बल्कि हम सबको मिली। जिस पॉपुलैरिटी और अवार्ड्स पर हमारा हक था, वो जालसाजी करके उसने अकेले ही हथिया लिया। यही वो सब वजह है जिसकी वजह से वो युवराज से इतना चिढ़ता है। तो फिर नए सीरियल में वो दोनों साथ में काम क्यों कर रहे हैं? आलिया ने ईशान से पूछा। वो इसलिए क्योंकि डायरेक्टर ने हमें साइन करने के बाद युवराज को साइन किया था। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम उस सीरियल के बीच में छोड़ नहीं सकते थे, लेकिन अब उस कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड ओवर हो चुका है। वो स्टारडम प्रोडक्शन हाउस से कॉन्ट्रैक्ट करके स्टार बन गया और उसी प्रोडक्शन हाउस के एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमारा ग्रुप भी छोड़ गया। लेकिन सारी लाइमलाइट और अटेंशन युवराज ले गया और आज वो कामयाबी के शिखर पर है। फिर भी वो हम में से किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। और उसी का नतीजा है कि आज जानबूझकर उसने सिद्धार्थ को इस स्कैम में फंसा दिया। ईशान बोलते बोलते चुप हो गया। थोड़ी ही देर में रोहित भागता हुआ आलिया के कमरे में आया। आलिया, सिद्धार्थ यहाँ से छोड़कर जा रहा है। व्हाट? आलिया जल्दी से उठकर फौरन बाहर भागी। इसी हड़बड़ी में टेबल पर रखा हुआ दूध का खाली ग्लास फिर से उसके हाथ लगा और छन्न की आवाज से बिखर कर टूट गया। और जो बाकी का थोड़ा बहुत बचा हुआ दूध था, वो भी कांच के टुकड़े के साथ जमीन पर बिखर गया। कमरे के बाहर सिद्धार्थ अपने कंधे पर एक बैग लटकाए हुए धीमी आवाज में पापा से कुछ बात कर रहा था। आलिया भागती हुई उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, सिद्धार्थ, तुम कहाँ जा रहे हो? वो उतनी हड़बड़ाई हुई थी कि कुछ ही कदम भागकर आने की वजह से उसकी सांस फूल गई। अभी तक हमेशा सिद्धार्थ उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनने पर फोर्स करता था, इसलिए उसको उसके प्यार की कदर नहीं थी। वो हमेशा यही समझती थी कि वो अपना प्यार जबरदस्ती उस पर थोपता रहता था, इसलिए उसको उसके जबरदस्ती वाले एक तरफा प्यार में अक्सर फ्रस्ट्रेशन ही रहती थी और कभी कभी तो वो काफी ज्यादा इरिटेट भी हो जाती थी। लेकिन आज न जाने क्या हुआ। एक तरफ तो उसको आज सिद्धार्थ के बारे में सारी सच्चाई पता चली थी कि अब तक जिसकी वजह से हमेशा वो युवराज को पसंद करती आई थी, उसका असली क्रेडिट तो सिद्धार्थ का था। और अब वो इतनी आसानी से वापस जा रहा था, और वो भी बिना बताए। अब तक वो उसको उसके घर में रहकर कितना इरिटेट करता रहता था कि वो बस यही सोचती रहती थी कि उसके घर से ये कब जाएगा। जब वो वापस जा रहा था तो उसको लग रहा था कि ना जाने कुछ बहुत इम्पोर्टेंट सी चीज पीछे छूट रही थी, जैसे उसके दिल की धड़कनें उससे जुदा हो रही थी। अब उसको एहसास हो रहा था कि वो उसकी जिंदगी में क्या अहमियत रखता है। उसके इस तरह से पूछने पर वो उसकी तरफ मुड़ा और उसका दाहिना हाथ और उसकी आस्तीन, जो अभी भी दूध से गीले थे, उसको अपने हाथों में लेकर प्यार से बोला, इतनी बड़ी हो गई हो तुम और अभी भी कितनी अनाड़ी हो। देखो ये क्या किया तुमने। उसने अपनी पॉकेट से रुमाल निकाला और बड़ी ही सादगी से उसके हाथ को पोंछने लगा। सिद्धार्थ आलिया से नजरें चुरा रहा था, शायद अपने आंसू छुपा रहा था। वो किसी भी कीमत पर उसको अपने पीछे छोड़ना नहीं चाहता था। आलिया ने उससे फिर अपना सवाल दोहराया, इतने दिनों तक तुम मुझे परेशान करते रहे। जब मैं तुमको जाने के लिए कहती थी तब तो तुम कभी भी नहीं गए,
और मुझे परेशान करते रहते थे। और अब जब मैं तुमसे रुकने के लिए कह रही हूँ तो तुम जा रहे हो। तुम हमेशा इसी तरह मुझे क्यों तंग करते हो? उसके चेहरे पर भले ही बनावटी गुस्सा था, लेकिन उसकी आंखें नम थी। ऐसा लग रहा था कि बस अगले ही पल उसके आंसू निकल पड़ेंगे। आलिया, सिद्धार्थ के साथ आज जो हुआ वो मैंने भी सुना। यहाँ पर रहना अब सिद्धार्थ के लिए सेफ नहीं है, इसलिए रोमा ने इनके लिए दूसरी सेफ और सूटेबल जगह ढूंढ ली है। अब ये वहीं रहेगा, प्रशांत जी ने धीमी आवाज में कहा। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, मैं जानता हूँ कि तुम अच्छे लड़के हो। जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से शायद ये सब हो रहा है। खैर, तुम हिम्मत मत हारना, और अगर तुम सही हो तो अपनी जगह डटे रहना, चाहे कोई भी कुछ भी कहे। आई होप कि जल्दी ये सब ठीक हो जाएगा और तुम इस सब से बाहर निकल आओगे। सिद्धार्थ चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था और फिर सिर झुका के बोला, जी अंकल। उसके बाद प्रशांत जी नीचे अपने कैफेटेरिया में चले गए और रोहित और ईशान ने भी एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वो दोनों भी उनको वहीं कुछ देर के लिए अकेला छोड़कर ऊपर चले गए। आलिया के चेहरे से ये साफ झलक रहा था कि सिद्धार्थ के जाने से उसको कितनी तकलीफ हो रही थी। आलिया, सिद्धार्थ ने उसका नाम धीरे से पुकारा। वो उसको इस तरह परेशान नहीं देख सकता था। उसने हल्के हाथों से उसके हाथ से दूध का सूखा हुआ धब्बा साफ किया और फिर उसके उस हाथ को उठाया, उस पर हल्के से किस किया और उससे धीरे से हंसते हुए बोला, अब मैं तुम्हारी गलतियों को सुधारने के लिए यहाँ नहीं रहूंगा, तो अगली बार से इस तरह अनाड़ीपन से काम मत करना, ओके? सिद्धार्थ क्यों जा रहा है? मुझे भी दुख हो रहा है। लेकिन ठीक है, मतलब थोड़ा दूरी तो रहेगा ना, कॉलेज तो आएगा। अरे यार, ये मेरा ड्रोन वाला आइडिया क्यों नहीं कर रहे हैं? सबको पता चल जाएगा। कोई मुझे स्टोरी में घुसाओ प्लीज। एनीवेज, जब तक स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएगा, है ना? आइए जानते आगे की स्टोरी में क्या ट्विस्ट एंड क्या टर्न्स आते हैं। ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आलिया और सिद्धार्थ की ये सैड स्टोरी क्या पलटेगी? क्या वाकई सिद्धार्थ आलिया के घर को छोड़कर चला जाएगा? क्या फिर वो कभी वापस आएगा? आइए जानते चैप्टर 207, झूठा स्टेटमेंट। आलिया ने अपनी कलाई को पलटा और सिद्धार्थ के हाथों को कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ की मजबूती से यह पता चल रहा था कि वो उसको जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन फिलहाल मजबूरी थी। फिक्र मत करो आलिया, जल्दी सब ठीक हो जाएगा और मैं फिर वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सिद्धार्थ ने उसके हाथ पर ही अपना हाथ रखकर कहा। उसके हाथों की गर्माहट आलिया को एक सुकून दे रही थी और साथ ही इस बात की राहत भी कि जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। आलिया उसकी तरफ बिना पलके झपकाए हुए एक तक देख रही थी। फिर उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां कस ली। उसकी ग्रिप से साफ लग रहा था कि वो सिद्धार्थ को जाने नहीं देना चाहती, लेकिन फिलहाल उसका जाना जरूरी था। ठीक है, मैं सब कुछ सही कर दूंगा और जितनी जल्दी हो सके वापस लौट आऊंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना आलिया। इस बार सिद्धार्थ बहुत ही नरमी और धीरे से आवाज में बोला। आलिया उसको कुछ सेकंड तक देखती ही रही, फिर हिम्मत जुटाकर अपनी पैरों की उंगलियों के बल खड़े होकर ऊपर उठी और सिद्धार्थ के गालों पर एक किस किया और जल्दी से अपने रूम में भाग गई। नर्वस होकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। सिद्धार्थ अभी भी बाहर खड़ा उसके कमरे के दरवाजे को देख रहा था। कुछ देर बाद उसने अपने उस गाल को उंगलियों से छूकर महसूस किया तो सिद्धार्थ के होठों पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई। अब कुछ भी नॉर्मल नहीं था।
चीजें वैसी नहीं रही थी जैसी होने की उम्मीद की जा रही थी। स्टारडम प्रोडक्शन हाउस भी उस खबर को फैलने से रोकने में फेल हो चुका था। अब न्यूज हेडलाइन बन चुकी थी। स्टेज पर लाइव शो में सिद्धार्थ ने अपना आपा खोया, किया युवराज पर हमला। सभी तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर युवराज के फैंस ने सिद्धार्थ को घेर लिया था और कुछ तो उनसे भी 2-4 कदम आगे थे, जो बैनर्स और पोस्टर्स लेकर स्टारडम प्रोडक्शन हाउस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनकी डिमांड थी कि सिद्धार्थ जैसे घमंडी और बददिमाग सेलिब्रिटी को सबक सिखाना जरूरी था। एक तरफ से ये उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी शुरू हो गई थी। कुछ लोग तो इस पर पुलिस कंप्लेन करवाने की भी बात कर रहे थे। आलिया भी बेचैनी में जाग रही थी। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बस यही सोच रही थी कि सिद्धार्थ को इन सबसे कैसे बाहर निकाला जाए। काफी देर सोचने के बाद उसने इस बारे में एक सोल्यूशन सोच लिया, और वो था हर जगह युवराज की पॉपुलैरिटी को गिराना, जिसकी शुरुआत होनी थी सभी तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। एक लेजेंडरी वॉरियर एंटी फैन होने के नाते क्या ऐसा कोई था जो आलिया को चैलेंज कर सकता था? शायद कोई नहीं। इसलिए अब उसने ये काम खुद अकेले करने के लिए अपनी कमर कस ली थी। आलिया अपने बिस्तर से उठी, वॉशरूम जाकर नहा धोकर फ्रेश होकर वापस अपने रूम में आई। अपनी स्टडी टेबल पर बैठकर 2 मिनट तक खामोशी से फोकस करके अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सोचा। फिर उसने अपना कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल, इंटरनेट डोंगल, मल्टी सिम अडेप्टर और कुछ पुराने सिम कार्ड और डेटा केबल जैसी जरूरी चीजें ले ली। और तो और चुपके से उसने सोते हुए भाई का लैपटॉप भी उठा लिया। अब सब कुछ आपस में कनेक्ट करके वो बिल्कुल तैयार थी। उसने अलग अलग सिम नंबर से कई तरीके की फेक आईडी बनाकर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई फैन पेज बनाए और सिद्धार्थ को सपोर्ट करने और युवराज को बॉयकॉट करने के लिए कन्विंस करने लगी। हालांकि वहां पर युवराज के सपोर्टर्स की पहले से ही कुछ कैंपेन्स चल रही थी। आलिया को अपने पुराने दिन याद आ गए जब वो युवराज को सपोर्ट करते हुए सिद्धार्थ पर बहुत सारे तीखे कमेंट करती थी। आज भी वो फिर से कुछ वैसा ही कर रही थी, बस कंडीशन बदल गई थी। इस बार उसके निशाने पर सिद्धार्थ नहीं बल्कि युवराज था। वहीं दूसरी तरफ अब सिद्धार्थ के अगेंस्ट बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स पढ़कर उसको बहुत बुरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब पढ़कर उसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया था, जैसे युवराज के फैन सिद्धार्थ को नहीं बल्कि उसको कोस रहे थे। कुछ कमेंट्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे, जिनमें गाली गलौज भी थी, लेकिन आलिया ने उन सभी तरीके के कमेंट्स को बहुत इफेक्टिव तरीके से रिप्लाई देना शुरू कर दिया। उसके नेगेटिव कमेंट्स से कुछ लोग भड़क गए और फिर उन पेज पर ज्यादातर उसके विरोध में कमेंट्स और पोस्ट होने लगे। लेकिन उस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसको सपोर्ट कर रहे थे। ये सब सिद्धार्थ के फैंस थे। आलिया ने अब युवराज पर कंटेंट कॉपी करने जैसा संगीन इल्जाम लगाना शुरू कर दिया था और उसने अपना साइड मजबूत रखने के लिए जेन्युइन आर्गुमेंट्स के साथ पहले से कलेक्ट किए हुए कुछ पोस्ट्स का इस्तेमाल भी किया। इस पॉइंट पर युवराज के लॉयल फैंस भी सकपका गए और उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने आइडल को कैसे बचाएं। आलिया अलग अलग आईडी से अकेले ही उन सब का सामना कर रही थी। कुछ लोग जो सिद्धार्थ को सपोर्ट करते थे वो जरूर उसके फेवर में थे, लेकिन तब भी ये लड़ाई इतनी आसान नहीं थी जितनी आलिया ने सोच रखा था। आलिया ने आज देखा कि बहुत से लोग युवराज को बिल्कुल आंख बंद करके फॉलो करते थे। ऐसे फैंस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो लोग अपने फेवरेट आइडल के विरोध में कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि वो लोग फैक्ट्स तक इग्नोर कर रहे थे। और यही वो लोग भी थे जिनको जब अपनी तरफ से कोई सॉलिड पॉइंट नहीं मिलता था तो अपने कमेंट्स में भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते थे। एक तरह से ये लोग युवराज की पॉपुलैरिटी में सबसे बड़ा रोल निभाते थे। इसके उलट सिद्धार्थ के फैंस सुलझे हुए और ठीक ढंग से बात कर रहे थे।
लेकिन उनकी तादाद युवराज के फैंस के मुकाबले बहुत कम थी। लीजिए भाई, हमारी लड़की फॉर्म में आ गई बिल्कुल, अब आलिया किसी की भी नहीं सुनेगी। लेकिन क्या ये छोटा सा कदम कोई बड़ा चेंज ला पाएगा? क्या युवराज की और सिद्धार्थ की इस जंग में आलिया सिद्धार्थ की मदद कर पाएगी? जानेंगे अपने अगले एपिसोड में, ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 208। इसके उलट सिद्धार्थ के फैंस सुलझे हुए और ठीक ढंग से बात कर रहे थे, लेकिन उनकी तादाद युवराज के फैंस के मुकाबले बहुत कम थी। जल्द ही लगभग सभी जगह दो हैशटैग बॉयकॉट युवराज और सपोर्ट सिद्धार्थ दो सबसे हॉट टॉपिक बन गए। ये सब करते हुए अब सुबह हो चुकी थी। रात भर इसी में जुटी हुई आलिया ने चेयर पर बैठे हुए अपनी उंगलियां चटकाते हुए अंगड़ाई ली और कॉन्फिडेंट तरीके से हल्के से स्माइल की। लेकिन ये सब अभी सिर्फ शुरुआत ही थी। एक बड़ी लड़ाई जीतनी अभी बाकी थी। युवराज की पुरानी और बड़ी फैन होने के नाते आलिया के पास उससे जुड़ी हर तरह की इंफॉर्मेशन थी। उसकी पुरानी एल्बम्स और उसके हैंडसम चेहरे की वीडियो फुटेज कलेक्ट करते टाइम उसने उससे जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियां भी इकट्ठी कर ली थी। वो उसकी लगभग सभी अच्छी बातें जानती थी, तो साथ ही साथ उसकी ज्यादातर कमियां भी आलिया अच्छे से जानती थी, जिन पर पहले सिद्धार्थ के फैंस अक्सर उससे बहस किया करते थे। फैंस के लिए प्यार और नफरत के बीच में फर्क बहुत मुश्किल होता है। वो सब इन स्टार्स को प्यार करते हैं और उनमें से कुछ तो इनकी पूजा करके भगवान तक बना देते हैं। लेकिन जब वो उनसे नफरत करते हैं तो पागलपन में अंधे होकर कभी उनके बैनर्स और पोस्टर्स जलाते हैं, तो कभी उनको हमेशा के लिए बॉयकॉट करते हैं। जैसे क्रिकेट में किसी प्लेयर के फैंस उसके लिए चीयर्स करते हैं और उसके सेंचुरी मारने पर वो उसको कंधों पर उठा लेते हैं, वही फैंस प्लेयर को 0 पर आउट हो जाने पर बहुत बुरा भला भी कहते हैं और ऐसी गालियां भी पड़ती है कि क्या बताएं। क्रिकेट की तरह वही हाल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी था। यहाँ भी कोई सेलिब्रिटी बस तभी तक स्टार रहता था जब तक उसके फैंस उसको सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि उन्हें मामूली स्ट्रगलर से स्टार और स्टार से सुपरस्टार भी फैंस ही बनाते हैं। यानी एक तरह से ये फैन बेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन्हीं फैन बेस को ध्यान में रखते हुए आलिया ने अलग अलग पोर्टल पर कई तरह के फोरम बनाए थे, जहां युवराज को बॉयकॉट करने और सिद्धार्थ को सपोर्ट करने के लिए हैशटैग वॉर चल रही थी। लेकिन इस वॉर में युवराज का पलड़ा भारी दिख रहा था, क्योंकि युवराज पर सिद्धार्थ के हमला करने को लेकर लोग उससे काफी नाराज थे और कुछ ऐसे सिद्धार्थ के फैंस भी थे जो यहाँ पर सिद्धार्थ को ही गलत ठहरा रहे थे, क्योंकि स्टेज पर सबके सामने युवराज पर हाथ उठाकर सिद्धार्थ ने एक बड़ी गलती कर दी थी और अभी तक उसकी तरफ से अपनी सफाई में भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट न आने की वजह से सभी उसको ही गलत मान रहे थे और इसकी वजह से सिद्धार्थ की मुश्किलें और बढ़ गई थी। अगर जल्द ही कोई जरूरी कदम नहीं उठाया तो सिद्धार्थ का करियर खत्म भी हो सकता था। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो रिलीज हुआ, लेकिन बदकिस्मती से यह वीडियो सिद्धार्थ की तरफ से न होकर युवराज की तरफ से था, जो सिद्धार्थ के करियर के कफन में आखिरी कील साबित हो सकता था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो में युवराज काफी भोला और मासूम नजर आ रहा था और चेहरे पर मासूमियत भरी मुस्कुराहट थी। बड़ी धीमी आवाज में वो बोला, मैं सिद्धार्थ को काफी पहले से जानता हूँ। हम दोनों के बीच में अच्छे रिलेशन है। हम दोनों तो साथ में एक ही सीरियल में काम भी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच अचानक से उसको क्या हो गया मैं भी नहीं जानता, बल्कि मैं तो खुद शॉक्ड हूँ। शायद मेरी बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से उसने हीन भावना में आकर ऐसा काम किया होगा। कोई बात नहीं, मैं उसका बुरा नहीं मानता। अपने सामने दूसरों की सक्सेस से जलना एक नॉर्मल बात है। मैं अपने फैन से कहना चाहता हूँ कि आप लोग सिद्धार्थ की हरकत का बुरा ना माने।
वैसे मुझे कोई ज्यादा चोट भी नहीं आई है, बस एक मामूली सी इंजरी है, और वैसे भी मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे चाहने वाले फैन जब तक मेरे साथ हैं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ओके, थैंक्स। लव यू ऑल माय डियर फैंस। इस तरह का वीडियो रिलीज करके उसने एक तीर से दो निशाने लगाए थे। पहला ये कि उसने खुद को अच्छा साबित करके सभी फैंस की हमदर्दी बटोर ली, और दूसरा ये कि उसने सबकी नजरों में ये साबित कर दिया कि अपने स्ट्रगलिंग टाइम से लेकर आज भी सिद्धार्थ उसकी पॉपुलैरिटी से बहुत जलता है। इसलिए उसने स्टेज पर उसकी फैन फॉलोइंग देखकर उस पर अटैक कर दिया। इस तरह अब सिद्धार्थ की मुश्किलें आसान होने की बजाय और ज्यादा बढ़ चुकी थी। ये वीडियो देखकर जबकि वो खुद कभी उसकी बहुत बड़ी फैन रह चुकी थी। वो सोच रही थी कि कितनी आसानी से उसने सभी लोगों को इमोशनली अपनी साइड कर लिया था। उसने वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करके लास्ट का बचा हुआ थोड़ा सा वीडियो प्ले किया, जिसमें एक रिपोर्टर ने एक सवाल पूछा था। युवराज सर, वो आपकी हिट लिस्ट का सबसे शुरुआती और मेरे ख्याल से आपका अब तक का बेस्ट सॉन्ग द फॉल ऑफ लव रोमांटिक सॉन्ग की हिस्ट्री में एक लेजेंड सॉन्ग है, जिसने आपकी कामयाबी में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है। तो क्या उस सॉन्ग को ओरिजिनली आपने ही कंपोज किया था या आपको कहीं से इंस्पिरेशन मिली थी? उस रिपोर्टर के अचानक से पूछे गए इस सवाल पर युवराज एकदम से सकपका गया। उसकी आवाज लड़खड़ा गई और चेहरे पर पसीना और घबराहट साफ दिखाई दिया, जिसको कोई भी देखकर समझ सकता था। ऑफ कोर्स, ये मेरा सबसे फाइन वर्क है। मैंने बहुत मेहनत करके इसको तैयार किया था। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि मैंने कंपोज किया था या नहीं? आपको इससे कोई शक है क्या? युवराज हड़बड़ाहट में उल्टा उस रिपोर्टर से ही सवाल कर बैठा। लेकिन जहां तक मैंने सुना है सर, आपकी खासियत तो शुरू से ही एक्टिंग में ही रही है। तो फिर आप ऐसा माइलस्टोन टाइप म्यूजिक कैसे कंपोज कर सकते हैं? मेरा मतलब है कि जिन लोगों का शुरू से ही म्यूजिक में रुझान रहता है, वही ऐसे लेजेंडरी म्यूजिक क्रिएट कर पाते हैं। वो रिपोर्टर समझ गया था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो जानबूझकर ऐसे सवाल कर रहा था। बहुत से लोग ये नहीं जानते थे कि युवराज अपने करियर की शुरुआत से ही एक्टिंग कर रहा था और उसने म्यूजिक कभी नहीं सीखा। देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ कि म्यूजिक एक आर्ट है, और आर्ट के लिए इंस्पिरेशन तो कहीं से भी मिल सकती है, और मुझे लगता है कि मेरे अंदर ये नेचुरली है। और आप कहना क्या चाहते हैं कि मैंने ये म्यूजिक चुराया है? अगर आप मुझ पर ऐसा ब्लेम लगाएंगे तो मैं आप पर मानहानि का केस ठोक दूंगा। वो इतना ज्यादा हड़बड़ा गया कि इस बार उसके पसीने छूटने लगे, और अभी तक जो वो बिल्कुल शांत नजर आ रहा था, अब थोड़ा सा अग्रेसिव होने लगा था। तभी एक दूसरे रिपोर्टर ने उससे सवाल करना चाहा, लेकिन युवराज की असिस्टेंट ने उसको रोक दिया। मिस्टर युवराज को डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने के लिए मना किया है, आप प्लीज उनको हाइपर मत करिए। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। उस टाइम तो युवराज सवालों से बच गया, लेकिन उसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर दर्जनों फैन तरह तरह के सवाल करने लगे थे। युवराज फिलहाल उनसे किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझ रहा था, इसलिए उसने उस टाइम किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने सोचा कि जब मामला ठंडा हो जाएगा तब वो सब हैंडल कर लेगा। कई फैंस के ऐसे रिएक्शन से युवराज के नए सीरियल की टीआरपी भी कम होती जा रही थी। स्टारडम प्रोडक्शन हाउस में इस टाइम सबसे टेंशन का माहौल था। युवराज के बारे में एक एक करके कई तरीके की इंफॉर्मेशन वायरल हो रही थी। युवराज ने अपने करियर में ऊंची छलांग लगाने के लिए करवाई प्लास्टिक सर्जरी। युवराज की निजी जिंदगी में कई लड़कियों के साथ रिलेशनशिप की कंट्रोवर्सी हुई लीक। युवराज पर लगा दूसरे की धुन चुराने का आरोप। इस तरीके की एक नहीं कई पोस्ट वायरल होने लगी, जिनमें कुछ सच तो कुछ झूठ। लेकिन ऐसे माहौल में सच और झूठ का पता लगाना बहुत मुश्किल था, और इसका नुकसान सिर्फ स्टारडम प्रोडक्शन हाउस को ही नहीं, बल्कि उन सभी प्रोडक्शन कंपनियों को उठाना पड़ रहा था जिन्होंने भी युवराज को आने वाले अपने कई प्रोजेक्ट्स में साइन कर लिया था। वाह जी वाह, छोटा सा कदम उठाया आलिया ने, असर दिख रहा है।
आगे जानेंगे आलिया के इस छोटे से कदम का बड़ा सक्सेस क्या होगा। ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 209, गुमनाम दुश्मन। आलिया पिछले कई घंटों से लगातार सिद्धार्थ के लिए युवराज के विरोध में फैन वॉर में बिजी थी। इतने घंटों में उसने जरा सा भी आराम नहीं किया था। अपनी आंखों को रगड़ते हुए वो लगातार कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल की स्क्रीन में आंखें गड़ाए हुए लगातार टाइप किए जा रही थी। इसका नतीजा ये हुआ कि अब सिद्धार्थ के फैंस को भी युवराज पर कमेंट करने का मौका मिल गया था और अब वो पहले से थोड़ी बेहतर पोजीशन पर आ गई थी। उसने अब राहत की सांस ली। अब उसकी मेहनत थोड़ी बहुत रंग लाने लगी थी। उसने फेसबुक के पेज को एक बार रिफ्रेश किया। जैसे ही उसने ये किया तभी उसके पेज पर एक धमाकेदार न्यूज आई। युवराज का असली चेहरा हुआ बेनकाब, कई सुपरहिट धुनों की चोरी करने का हुआ पर्दाफाश। आलिया ने यह बिल्कुल नहीं सोचा था कि युवराज की असलियत इतनी जल्दी एक्सपोज हो जाएगी। ये पोस्ट के फेमस पेज मिस्टर गॉसिप की तरफ से अपलोड की गई थी, लेकिन इस पेज के एडमिन ने ये पोस्ट अपलोड करने के कुछ ही मिनट बाद इसको डिलीट कर दिया। लेकिन जितने लोगों ने इस पोस्ट के अपलोड होने के वक्त रिएक्ट नहीं किया था, उससे 10 गुना ज्यादा लोगों का रिएक्शन तब आया जब इस पोस्ट को 5 मिनट के अंदर ही डिलीट कर दिया गया। हालांकि तब तक कुछ लोगों ने इस पोस्ट को कॉपी कर लिया था और दोबारा से पोस्ट कर दिया था। युवराज पर कंट्रोवर्सी का वो टॉपिक फिर से चल पड़ा। इस नई पोस्ट में पिछली पोस्ट की डिटेल भी साथ में दी गई थी कि किस तरह युवराज ने अपने करियर के बिल्कुल शुरुआती दिनों में किस तरह कई लोगों के बेस्ट वर्क को न सिर्फ कॉपी किया बल्कि अपने नाम से बेचा भी। जिन लोगों के वर्क को उसने कॉपी किया था उसमें सिद्धार्थ का नाम सबसे ऊपर था, जिसके ऐसे कई म्यूजिक टाइटल्स उसने चुराए थे जो ना ही तब तक कहीं रिलीज हुए थे और ना ही तब तक उनका कोई भी कॉपीराइट करवाया गया था। और सिर्फ शुरुआती दिनों की ही बात नहीं, बल्कि सुपरस्टार के मुकाम पर पहुंचने पर भी वो अब तक दूसरों के म्यूजिक को कॉपी करता रहा था। और इसके साथ ही वो अपने से छोटे और नए उभरते कलाकारों का शोषण भी खूब करता था। उस नई पोस्ट में अपलोडर ने इस बार साथ में युवराज और उसके नए एजेंट के बीच की रिकॉर्ड की गई चैटिंग हिस्ट्री भी ऑडियो फाइल में पोस्ट कर दी थी। कंपोजर के नाम को गोली मारो, बस ये याद रखो कि इस थीम पर मेरे सिंगल सॉन्ग की फटाफट वीडियो बननी चाहिए और जल्दी ही इसको रिलीज भी करवाओ। लेकिन सर, अगर बाद में ट्यून के कॉपीराइट का मामला आ गया तो बहुत बदनामी होगी और साथ ही जो नुकसान होगा उसके तो मतलब हम चुका भी नहीं पाएंगे। अरे कॉपीराइट इशू तो तब होगा ना जब उसका कोई कॉपीराइट होगा। फिलहाल तुम इन सब पर ध्यान मत दो, वो मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन सर, आपको कैसे पता कि इसका कोई कॉपीराइट अभी तक नहीं है? तुम बस अपने कमीशन से मतलब रखो, इतनी डिटेल में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। वो सब मेरे अंदर की सेटिंग है, तुम नहीं समझोगे। इस पोस्ट पर तो जैसे नेगेटिव कमेंट्स की बाढ़ सी ही आ गई। यहाँ तक कि युवराज के सपोर्टर्स के लिए भी उन नेगेटिव कमेंट्स को फेस करना अब मुश्किल हो रहा था। इसलिए वो भी फिलहाल शांत होकर बैठ गए। उनको भी ये मंजूर नहीं था कि उनका फेवरेट आइडल अपने विरोधी सिद्धार्थ के म्यूजिक को चुराकर अपना बनाकर लोगों को रिलीज करके उल्लू बना रहा था और उसके क्रिटिक्स को तो जैसे इसी मौके की तलाश थी। सबूत के साथ मौजूद इस न्यूज पर हर कोई सिद्धार्थ का ही पक्ष ले रहा था। कुछ ही घंटे में न्यूज फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर वायरल होते होते हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हॉट टॉपिक की लिस्ट में सबसे टॉप पर ट्रेंड कर रही थी। ओह नो, बेचारा सिद्धार्थ, उसके साथ तो सच में गलत हुआ। वो मतलबी युवराज इतना घटिया निकलेगा ये तो हमने सोचा ही नहीं था। दूसरों की मेहनत को कितनी घटिया तरीके से अपना बताकर हमेशा सारा क्रेडिट खुद ही ले जाता है। हाउ चीप।
मुझे तो लगता था कि उस दिन सिद्धार्थ ने उसको सबके सामने स्टेज पर पंच मारकर बिल्कुल सही किया। उसकी जगह मैं होती ना तो मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करती। उसके साथ इस तरह के कई कमेंट्स ऑनलाइन वायरल हो रहे थे और ये सब युवराज के लिए जी का जंजाल बने हुए थे। और उस पर सिद्धार्थ ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी आज ऑडियो फाइल पोस्ट कर दी, जिसमें उसके और युवराज के बीच हॉस्पिटल में की गई बातचीत की रिकॉर्डिंग थी। इस पॉइंट पर सिद्धार्थ के साथ साथ ईशान और रोहित ने भी अपने अपने अकाउंट से ट्वीट किया। और सिर्फ वो दोनों ही नहीं, बल्कि और भी बहुत से स्टार्स सपोर्ट में स्टारडम नाइट ग्रुप के आ गए, जिसके बाद तो जैसे युवराज की इमेज डाउन ही होती चली जा रही थी। इसी बीच अपने लग्जरी अपार्टमेंट में युवराज ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ आईपैड दीवार पर खींच कर मारा और वो वहीं टुकड़ा टुकड़ा होकर बिखर गया। ये सब आखिर हो क्या रहा है? कौन करवा रहा है ये सब? मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुस्से में थर थर कांप रहा युवराज बुरी तरह से भड़क रहा था। उसने अपने असिस्टेंट की तरफ गुस्से से देखा और चीखते हुए पूछा, क्या तुम मुझे बताओगे कि ये सब ऑडियो वीडियो फाइल नेट पर कौन पोस्ट कर रहा है और ये सब किसकी साजिश की वजह से हो रहा है? उसके असिस्टेंट की डर के मारे हालत बुरी तरह से खराब थी। उसको भी नहीं पता था कि आखिर ये सब एक्सपोजर कैसे हुआ। सर, नहीं पता, ये सब कौन अफवाह फैला रहा है? मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन पता ही नहीं चल पा रहा है। तो मेरे असिस्टेंट का झक मारने के लिए बने हो तुम, निकम्मे कहीं के, गेट लॉस्ट। वो उस पर जोर से चीखा। बेचारा असिस्टेंट घबरा कर जल्दी से उसके रूम से बाहर भाग गया। उसके जाने के बाद गुस्से से उबलता हुआ युवराज सोच रहा था कि आखिर सिद्धार्थ के अलावा उसका ये नया दुश्मन कौन पैदा हो गया था, जो न सिर्फ उसको हरा रहा था बल्कि उस पर भारी भी पड़ रहा था। उसने इतने स्मार्ट तरीके से सब कुछ प्लान किया था और आज तक किसी ने भी कभी भी उसकी पोल खोलने की हिम्मत नहीं की थी। तो फिर आज ही कैसे हुआ कि वो सबके सामने पूरी तरह से एक्सपोज हो गया था? चाहे कुछ भी हो, मैं पता लगा कर रहूंगा कि आखिर ये मेरा गुमनाम दुश्मन है कौन। उसकी जिंदगी के जरूर बहुत कम दिन बचे हैं जो उसने मुझसे उलझने की गलती की है। वो जो भी है, अब वो मुझसे बचने वाला नहीं है। उप्स, आलिया का एक और गर्मा गर्म ताजा ताजा दुश्मन तैयार हो गया है। लेकिन अपनी लड़की डर नहीं रही है, देख रहे हो? कई बार जरूरी नहीं होता कि आप हीरो की तरह सामने आकर ही वार करो। दिमाग से खेलना कई बार हर ताकत पर भारी पड़ता है और हमारी आलिया इस वक्त यही कर रही है। आगे जानते हैं आलिया का एक छोटा सा कदम बड़े बड़े चेंजेस लाकर क्या वाकई युवराज से सिद्धार्थ को बचा पाएगा? ओनली ऑन पॉकेट एफएम। आगे आरजे प्रिया के साथ स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और कहानी को आगे बढ़ाते हैं विद चैप्टर 210, नया ऑफर। स्टारडम प्रोडक्शन हाउस। स्टारडम प्रोडक्शन हाउस कंपनी के सीईओ फेसबुक पेज की उस स्टोरी को देख रहे थे। उनको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। स्टारडम नाइट ग्रुप ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया था। उन्होंने उसी वक्त सिद्धार्थ को कॉल किया। दूसरी तरफ से एक लापरवाही भरी आवाज आई, हेलो सिद्धार्थ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अपने ट्विटर अकाउंट से तुम ऐसी पोस्ट कैसे कर सकते हो? अभी के अभी उसको डिलीट करो फौरन। मैं तुम्हारे खिलाफ अभी कोई कदम नहीं उठाऊंगा। इसमें कंपनी की भलाई तो है ही, साथ में तुम्हारी भलाई भी है। वरना याद रखना, जो तुम्हें बना सकता है वो तुम्हें मिटा भी सकता है। सीईओ ने बिना घुमाए फिराए बड़े ही कॉन्फिडेंट होकर बिल्कुल साफ लफ्जों में उसकी बात कह दी। उनको ये लग रहा था कि सिद्धार्थ के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो बड़ी ही आसानी से उनकी बात मान लेगा। सिद्धार्थ ने आलिया के अलावा कभी भी अपनी असली पहचान के बारे में किसी को नहीं बताया था। उसकी असली आइडेंटिटी सिर्फ उसके सबसे करीबी ईशान और रोहित ही जानते थे। स्टारडम प्रोडक्शन हाउस के सीईओ को सिद्धार्थ के बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं था, इसलिए उनको ये भरोसा था कि उसको करियर खत्म कर देने की धमकी देने से काम बन जाएगा।
स्टारडम प्रोडक्शन हाउस ने ही स्टारडम नाइट ग्रुप को बनाया था। सिद्धार्थ और उसके साथ ही ईशान और रोहित को अपनी पहचान बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया था, जिससे सिद्धार्थ, ईशान और रोहित आज सेलिब्रिटी बन पाए थे। लेकिन जिस कामयाबी के वो लोग हकदार थे, वो उनको लॉन्च करने वाली प्रोडक्शन कंपनी ने कभी नहीं दी थी। सच कहा जाए तो अब तक उन्हें उस म्यूजिकल ग्रुप पर कोई एहसान नहीं किया था। जो कुछ भी उन्होंने हासिल किया था वो अपनी कड़ी मेहनत के दम पर, बल्कि उन्होंने तो स्टारडम नाइट ग्रुप का एक्सप्लॉयटेशन किया था और उनकी बदौलत खुद सारा प्रॉफिट कमाया। आज स्टारडम नाइट ग्रुप का लीडर होने के नाते सिद्धार्थ ने युवराज के एक्सपोज हो जाने के बाद स्टारडम प्रोडक्शन से भी अपना कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही तोड़ दिया था, ये जानते हुए कि ये सब करने के बाद पूरे ग्रुप का करियर खतरे में पड़ सकता था। लेकिन सिद्धार्थ ने किसी की भी परवाह नहीं की। उसके लिए फिलहाल राहत की बात यह थी कि ऐसे टाइम पर ईशान और रोहित भी उसको सपोर्ट कर रहे थे और उसको उसके फैसले के गलत होने का एहसास नहीं होने दिया। कॉल की दूसरी तरफ सिद्धार्थ हंसा और बोला, मिस्टर लोकेश, क्या आप अपने प्रोडक्शन हाउस के सभी एम्प्लॉयज के साथ इसी तरह से धमकाकर बात करते हैं? अगर हाँ, तो मैं आपको एक बार फिर से कंफर्म कर दूं कि अब मैं और आप साथ आपकी कंपनी में किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में काम नहीं कर सकते। आपकी कंपनी के साथ किए गए सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को मैं रद्द कर चुका हूँ, इसलिए अब आप मुझसे इस तरह से तो बिल्कुल बात नहीं कर सकते। ये सुनते ही स्टारडम प्रोडक्शन हाउस के चीफ मिस्टर लोकेश ने अपना आपा खो दिया। रियली? मैं तुमको समझाकर बात करना चाहता था, लेकिन शायद तुम प्यार की भाषा समझते नहीं हो। मैंने तुम तीनों को ब्रेक दिया, तुम तीनों को स्टार बनाया मैंने, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह से एहसान फरामोश निकलोगे। लेकिन एक बात ये जान लो कि मुझसे दुश्मनी करके तुम इंडस्ट्री में रह नहीं पाओगे। क्या तुम अपने लिए चीजों को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहते हो? बाय द वे, चीज मेरे लिए नहीं बल्कि आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी अगर आपने हम तीनों के मामले में इंटरफियर करना बंद नहीं किया तो। सिद्धार्थ ने बिल्कुल शांत तरीके से उन्हें जवाब दिया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसके शब्दों के पीछे उसका मकसद बिल्कुल लाउड एंड क्लियर था, जिसको मिस्टर लोकेश समझ गए थे। मिस्टर लोकेश गला खगारते हुए बोले, तो क्या हम सबका नुकसान चाहते हो तुम? वो अब मुद्दे की बात पर आ चुके थे। जी नहीं, नुकसान तो मैं किसी का भी नहीं चाहता, ना आपका और ना ही अपना। मुझे किसी शख्स से प्रॉब्लम है और मैं उसके साथ अब कोई भी काम नहीं करना चाहता। लेकिन आपके शो का सुपरस्टार होने के नाते आप शायद उससे अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना नहीं चाहते। अगर आप उसके साथ काम करना चाहते हैं तो फिर मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। हम तीनों अब उसके साथ काम नहीं करना चाहते। बाकी आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। उसने बिना युवराज का नाम लिए मिस्टर लोकेश को यह अच्छी तरह से समझा दिया था, लेकिन वो समझ गए थे कि प्रॉब्लम उनकी कंपनी से नहीं बल्कि युवराज से थी। मिस्टर लोकेश ने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोले, ठीक है, तुम्हें उसके साथ काम नहीं करना तो कोई बात नहीं, मैं पर्सनली इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दूंगा और तुम चाहोगे तो तुम्हारे साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट भी शुरू कर सकता हूँ। बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कौन सी बात? सिद्धार्थ ने थोड़ा डाउटफुल होकर पूछा। तुम्हें युवराज से माफी मांगनी होगी और साथ ये अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट भी देना होगा कि युवराज ने तुम्हारी कोई भी कॉम्पोजिशन कॉपी नहीं की। उन्होंने बिल्कुल सीधे सपाट लहजे में कह दिया। सिद्धार्थ को उनकी कंडीशन सुनकर जोर से हंसी आ गई। फिर उसने उनसे पूछा, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि युवराज से माफी मांगने के पीछे आपका क्या पर्सनल इंटरेस्ट है? ज्यादा भोले मत बनो सिद्धार्थ। मैंने इंटरनेट पर युवराज के खिलाफ पोस्ट किया हुआ वो वीडियो देखा है, जिसमें वो किसी से तुम्हारी ट्यून को अपने नाम से रिलीज करने की बात कर रहा है। उसके खिलाफ बहुत ज्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है। उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी से उसकी इमेज खत्म होने के साथ साथ हमारे सिर्फ इसी सीरियल की टीआरपी कम नहीं होगी, बल्कि हमने उसके साथ जो भी आगे काम करने का तय किया है और वेब सीरीज का भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो सब भी बर्बाद हो जाएगा। कंपनी का टर्नओवर बुरी तरह से इफेक्ट होगा
और मार्केट में हमारे सबके स्टॉक्स भी गिर जाएंगे। सिर्फ तुम्हारे एक स्टेटमेंट से सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी इमेज भी अपनी जगह बनी रहेगी और कंपनी को कोई लॉस भी नहीं होगा। हम तुम्हारे साथ एक बिल्कुल नया और फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे जिसमें लीड रोल में तुम होगे। सोच लो, ऑफर बुरा नहीं है। मिस्टर लोकेश ने सिद्धार्थ को खुला ऑफर देते हुए कहा। वैसे तो ये कोई सस्पेंस की बात है ही नहीं कि सिद्धार्थ ये ऑफर रिजेक्ट कर ही देगा, लेकिन फिर भी ये दुनिया देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री किस तरह से चलती है। बाहर से सब कुछ कितना जगमगाता हुआ, कितना सपनों की दुनिया जैसा दिखता है, अंदर ये उतना ही गंदा है। बिलीव मी, एक एग्जाम्पल तो हम रिसेंटली देख ही चुके हैं। एनीवेज, आगे की कहानी के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 211, लॉक्ड इन द रूम। सिद्धार्थ ने जब उनके इस बचकाने ऑफर के बारे में सुना तो उसको फिर से हंसी आ गई, लेकिन फिर उसकी आवाज थोड़ी सी सीरियस हो गई। एक वक्त वो भी था जब उसके पिता हमेशा उस पर जबरदस्ती अपनी मर्जी थोपा करते थे। ओबरॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज का वारिस होने के बावजूद उसको अपनी मर्जी के एक भी डिसीजंस लेने की इजाजत नहीं थी। इसलिए वो इस शोबिस की दुनिया में आया ताकि वो अपने दम पर अपना नाम बना सके। शुरुआत में स्टारडम प्रोडक्शन हाउस उसके फायदे के लिए सामने आया और उसकी पहचान दिलवाने में उसकी काफी मदद की, लेकिन इसमें उनका व्यक्तिगत फायदा भी था। सिद्धार्थ जानता था कि जिस कामयाबी का वो हकदार है अभी तक वो उसको नहीं मिली है। फिर भी उसने स्टारडम प्रोडक्शन कंपनी को कभी छोड़ा नहीं था, लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका था और ये वो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाला नहीं था। तब तो मैं आपसे बस एक ही बात कहूंगा मिस्टर लोकेश, कि ऐसा कभी नहीं होगा। मैं युवराज से किसी भी कंडीशन में माफी नहीं मांग सकता। ये स्टारडम नाइट ग्रुप के कैप्टन का आखिरी फैसला है और इसको कोई भी नहीं बदल सकता, आप भी नहीं। और इसके लिए मैं किसी भी चीज से सैक्रिफाइस करने को तैयार हूँ, इसलिए आप मुझ पर इस बात के लिए दबाव नहीं बना सकते। सिद्धार्थ ने बड़े ही रिलैक्स भरे टोन में कहा। उसकी बात सुनकर मिस्टर लोकेश के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई, क्योंकि अब उसको किसी भी तरीके की कन्विंस करना लगभग नामुमकिन था। उन्होंने कांपती हुई उंगलियों से शेयर मार्केट की वेबसाइट को एक बार फिर से रिफ्रेश किया, लेकिन स्क्रीन को देखकर इस बात का बिल्कुल साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि आज की तारीख में कंपनी के शेयर ऐतिहासिक रूप से अब तक का सबसे नीचा जाने वाला रिकॉर्ड कायम करने वाले थे। युवराज के उस स्कैंडल की वजह से एक्सपोज हो जाने के कारण न सिर्फ उसकी खुद की इमेज और करियर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली थी, बल्कि स्टारडम कंपनी को भी उसके साथ ढेर सारे प्रोजेक्ट्स करने की वजह से करोड़ों का नुकसान होना लगभग तय था। डर की वजह से उनकी आंखें जैसे बाहर निकलने को बेताब होने लगी। टेंशन की वजह से उनके मुंह से निकला, रुको, एक मिनट सुनो सिद्धार्थ, हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। सुनो मेरी बात सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। लेकिन सिद्धार्थ तब तक फोन डिस्कनेक्ट कर चुका था। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद सिद्धार्थ ने टेबल पर कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स अपने लॉयर की तरफ बढ़ाई और कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस दिए। फिर उसके बाद रोहित से कॉल करके पूछा, आलिया कैसी है? रोहित ने उदास चेहरा बनाते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन शायद वो बहुत गुस्सा होगी क्योंकि उसने खुद को कमरे में बंद कर रखा है और कल शाम के बाद से अभी तक वो बाहर नहीं निकली है। लगभग 24 घंटे होने वाले हैं। वो हम में से किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोल रही है। ये सुनकर सिद्धार्थ ने अपनी भौं सिकोड़ी और दराज से चाबी निकालकर उससे बोला, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, लेकिन ध्यान से, तुम्हारे लिए अभी माहौल ठीक नहीं है। युवराज के फैंस तुम पर अटैक भी कर सकते हैं क्योंकि उस पर ऑनलाइन खतरनाक कमेंट्स के बाद वो अब भी बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं। वैसे एक बात बताना जरा,
क्या तुमने अपनी तरफ से कोई आईटी प्रोफेशनल को इस काम पर लगा रखा है? रोहित ने उससे पूछा। नो वे, मेरे पास इन सब कामों के लिए इतने पैसे नहीं है भाई, मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता। सिद्धार्थ ने उखड़े हुए मूड से रिप्लाई किया। उसने आलिया से अपना पूरा ध्यान रखने के लिए कहा था और अभी उसको वहां से निकले हुए एक दिन भी नहीं हुआ था कि उसको ये सुनना पड़ रहा था कि वो जब से वहां से गया था तब से आलिया ने खुद को अपने कमरे में लॉक कर लिया था और तब से वो कुछ बिना खाए पिए अंदर लॉक थी। पता नहीं वो किस हालत में होगी। सिद्धार्थ ने अपनी स्पोर्ट्स कार निकाली और सुपर फास्ट स्पीड में बस कुछ ही देर में कपूर हाउस आ गया। जब वो ऊपर सेकंड फ्लोर पर पहुंचा तो देखा आलिया के कमरे का दरवाजा अभी भी बंद है और बाहर सभी लोग इकट्ठे होकर उसको आवाज लगा रहे थे और उसको दरवाजा खोलने के लिए बोल रहे थे, लेकिन वो दरवाजे खोल नहीं रही थी। रोहित ने गुस्सा करते हुए बोला, आलिया देखो हम सब कितना परेशान है, मैं तुमको लास्ट वार्निंग देता हूँ, फटाफट दरवाजा खोलो वरना वरना मैं तुम्हारे बिस्तर पर स्नोई को छोड़ दूंगा। स्नोई जो कि अब तक खा खा कर एक मोटी बिल्ली बन चुकी थी, रोहित के पुकारने पर बड़ी धीमी आवाज में बोली, मियाऊ। हालांकि वो अपने चेहरे को खूंखार बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी वो हर तरफ से क्यूट बिल्ली लगती थी। हैरानी की बात यह थी कि आलिया जो हमेशा बिल्ली से डरकर दूर भागती थी, रोहित की इस धमकी पर भी जरा भी रिएक्ट नहीं किया। प्रशांत जी ने आलिया की पसंद का उसका फेवरेट चॉकलेट पुडिंग बनाया था। वो भी आलिया को बहलाकर दरवाजा खुलवाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं। ना ही दरवाजा खुला और ना ही उसका अंदर से कोई जवाब आया। कार्तिक से अब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो भड़कते हुए बोला, ये सब बकवास बंद करो, ये दरवाजा ऐसे नहीं खुलेगा, अब इसको तोड़ना पड़ेगा। हर कोई उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा। प्रशांत जी भी थोड़ा परेशान होकर बोले, ठीक है तोड़ दो दरवाजा, पता नहीं अंदर वो किस हाल में होगी, कोई जवाब भी तो नहीं दे रही है, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं अंदर वो बेहोश ना हो गई हो। तभी सिद्धार्थ बिल्कुल शांत होकर सामने आया और अपने बैग से एक चाबी निकाली, दरवाजे में लगाई और एक क्लिक में दरवाजा खुल गया। कुछ सेकंड तक तो सभी एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। इतनी देर से सब दरवाजा खोलने के लिए परेशान हो रहे थे और सिद्धार्थ ने आते ही बस एक चुटकी में दरवाजा खोल दिया। That's so cute. क्या हीरो वाली एंट्री मारी है। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड ये देखने के लिए कि जब सिद्धार्थ को पता चलेगा कि इतनी मेहनत करके आलिया उसके लिए फाइट कर रही थी, तो उसका रिएक्शन क्या होगा जानेंगे अपने अगले एपिसोड में, ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 212, ऑनलाइन वॉरियर। कार्तिक ने आलिया के रूम की बस एक ही चाबी बनवाई थी। आलिया की ये जिद थी कि कोई उसकी प्राइवेसी में इंटरफेयर ना करे, इसलिए उसने अपने रूम की दूसरी चाबी नहीं बनवाने दी और ऐसी कोई खास जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन आज इसकी बहुत सख्त जरूरत महसूस हो रही थी कि अगर कोई डुप्लीकेट चाबी होती तो बिना किसी टेंशन के फटाफट दरवाजा खोला जा सकता था। खैर, अब दरवाजा खुल चुका था, इसलिए सबने राहत की सांस ली। लेकिन कार्तिक की दोनों भौहें सिकड़ी हुई थी और उसने सवालिया नजरों से सिद्धार्थ को घूरते हुए पूछा, आलिया की रूम की तो बस एक ही चाबी थी, तुम्हारे पास ये कैसे आई? मेरी बहन के कमरे की चाबी तुम्हारे पास क्या कर रही है? क्या इसका मतलब ये है कि तुम हमेशा उसके रूम में ताका झांकी किया करते थे? इससे पहले कि कार्तिक कुछ गलत समझता, सिद्धार्थ पहले ही बोल पड़ा, वो मेरे बैग में अपने रूम की चाबी भूल गई थी। अब वो सच बोल रहा था या झूठ, ये तो पता लगाना मुश्किल था, क्योंकि आलिया तो सच में बहुत बड़ी भुलक्कड़ थी और ये बात सभी जानते थे कि वो अक्सर अपनी जरूरी चीजें इधर उधर रखकर भूल जाती थी। कार्तिक उसके इस एक्सक्यूज पर तो कुछ नहीं बोल सका, लेकिन फिर भी उसको वार्निंग देने के अंदाज में बोला, अब से तुम मेरे बहन के बेडरूम के आसपास भी नजर नहीं आओगे, समझे तुम? हे यू, तुमसे अंदर जाने के लिए किसने कहा? सुना नहीं क्या तुमने?
वो पीछे कहता ही रह गया और सिद्धार्थ धड़धड़ाते हुए उसके रूम में अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर गया तो उसने देखा कि आलिया अपने बिस्तर पर सिकड़ी हुई, चारों तरफ से कंबल लपेटे हुए बड़ी गहरी नींद में सो रही थी। सिद्धार्थ ने उसके पास जाकर उसको जगाने की कोशिश की, लेकिन वो हल्के से कसमसाई और बिना जागे, बिना अपनी आंखें खोले दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गई। सिद्धार्थ ने यह देखकर राहत की सांस ली कि वो बिल्कुल ठीक है। बाहर जब सबने देखा कि आलिया बिल्कुल ठीक है और सिर्फ गहरी नींद में सोई हुई थी, तो उन्हें महसूस हुआ कि इस मामूली सी बात पर उन्होंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया और फिर वो अपने अपने कामों में लग गए। सिद्धार्थ आलिया के बेड के पास गया और उसको ठीक से लिटाकर कंबल उड़ाया और उसके सिर पर हल्के से थपथपाया। तभी उसके फोन पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन आया। उसने मैसेज की टोन की आवाज से देखा कि उसका फोन उसके तकिए के नीचे ही रखा हुआ था। शायद वो अभी सोने से कुछ पहले तक फोन यूज कर रही थी, या फिर हो सकता है कि उसने फिर से हमेशा की तरह रात भर ऑनलाइन रहकर गेमिंग या इंटरनेट सर्फिंग की होगी। सिद्धार्थ ने उसका फोन उठाया और उसको साइलेंट मोड पर करने जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर मैसेज के कंटेंट पर पड़ी। फिर उसने उस पूरे मैसेज थ्रेड को देखा जो आलिया ने इसी फोन से भेजा था। सिद्धार्थ ये देखकर हैरान रह गया। फिर उसने नोटिस किया कि उसकी स्टडी टेबल पर उसका कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट भी रखे हुए हैं। जब उसने उनको चेक किया तो उसको पता चला कि अभी थोड़ी देर पहले तक ही उसको इस्तेमाल किया जा रहा था। सिद्धार्थ का दिल धक से रह गया। क्या वो आलिया थी जो तब से लगातार ऑनलाइन कमेंट करके उसकी हेल्प कर रही थी? जब वो उससे पहली बार मिली थी तब वो उतनी स्मार्ट लड़की नहीं थी। यहाँ तक कि वो अपनी क्लासमेट से भी समझदारी के मामले में काफी पीछे थी। लेकिन जब से उसने उसको प्यार करना शुरू किया, तब से उसको उसके हर एक चीज से प्यार हो गया। यहाँ तक कि उसकी कमियां भी अब उसको अच्छी लगने लगी थी। हालांकि ये बात और थी कि सिद्धार्थ अक्सर उसकी कमियों का जिक्र करके उसे चिढ़ाया करता था, लेकिन ये बस मजाक के लिए ही था। लेकिन वो कभी भी उसकी गलतियों को सीरियसली नहीं लेता था। फिर चाहे वो भले ही उतनी स्मार्ट ना हो, वो उसके लिए हमेशा मौजूद रहता था। वो हमेशा उसकी केयर करता था ताकि उसके पीछे वो एक टेंशन फ्री जिंदगी जिए। वो हर तरह की प्रॉब्लम के सामने उसके लिए ढाल बनकर खड़ा था। लेकिन अचानक से उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अभी तक वो उसको ठीक से जान ही नहीं पाया था। वो अभी तक यही सोचता था कि हर मामले में, हर बार सिर्फ वही आलिया को हर मुश्किल और परेशानी से बचा सकता था। लेकिन उसको ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जब खुद उसको ऐसे मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा मदद की जरूरत पड़ेगी तो और कोई नहीं बल्कि आलिया ही उसकी छुपी हुई सबसे बड़ी मददगार बनकर सामने आएगी। ये सोचते ही एक अजीब सी सनसनाहट उसके दिल में होने लगी। क्या आलिया भी उसको उतना ही प्यार करती है जितना वो उससे करता है? वो अपनी लंबी उंगलियों से उसके गालों पर बिखरे हुए बालों की लटों को एक तरफ हटाते हुए बड़े ही प्यार से उसको निहारने लगा। लगातार जागते रहने की वजह से आंखों के नीचे डार्क सर्कल साफ दिख रहे थे। लग रहा था कि वो पिछले कई घंटों से लगातार जागी हुई थी। थकान की वजह से उसको होश ही नहीं था कि घर के सभी लोग उसके दरवाजे को पिछले आधे घंटे से पीट रहे थे। वो तो बस सोने में मस्त थी। सिद्धार्थ ने बड़े ध्यान से देखा। सोते हुए उसका मासूम सा चेहरा और भी प्यारा लग रहा था। जिस तरह से लगातार कल रात से सिद्धार्थ के फेवर में और युवराज के अगेंस्ट ट्वीट्स आ रहे थे, तो इससे रोहित को लग रहा था कि सिद्धार्थ ने शायद इस काम के लिए कोई प्रोफेशनल को हायर किया हुआ है। जबकि युवराज हो या सिद्धार्थ, किसी को भी ये नहीं पता था कि इन सब के पीछे आलिया ही है। उसके लिए कोई भी पेड कमेंटेटर्स नहीं, बल्कि एक छोटी सी प्यारी सी और थोड़ी सी बुद्धू आलिया थी जो लगातार उसको सपोर्ट कर रही थी। लेकिन इसमें एक बात को झलक थी। आलिया अपने मामले में जरूर अनाड़ी थी, लेकिन दूसरों की हेल्प के लिए प्रोफेशनल से कम नहीं थी। यहाँ तक कि खुद सिद्धार्थ ने भी सोच भी नहीं पाया था कि उसकी आलिया थी जो उसको सपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन वॉरियर बनकर अकेले ही पूरा सोशल मीडिया हिलाकर रखे हुए थी।
आलिया के कमरे में सिद्धार्थ उसके सामने खड़ा होकर उसको निहार रहा था, जबकि वो पूरी रात जागने के बाद अब बेखबर सो रही थी। सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली। तभी आलिया की आंखें खुल गई। उसको एहसास हुआ कि कोई उसके कमरे में है। उसने अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाकर देखा तो सामने सिद्धार्थ खड़ा मुस्कुरा रहा था। सिद्धार्थ, क्या तुम हो? उसको लगा कि शायद वो कोई सपना देख रही है, इसलिए उसने नींद में ही पूछा। सिद्धार्थ उसके बेड के सिरहाने बैठ गया और प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। तुम्हारा यहाँ होना रिस्क है। तुम जाओ अभी। कहते कहते उसने एक बार फिर से उसकी तरफ आधी खुली आंखों से देखा। उसकी बात पर वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, मैं ठीक हूँ, अब सब ठीक है आलिया, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। ओह माय गॉड, दैट इज सो स्वीट। बाप रे, मुझे नहीं लगता इतना रोमांटिक सीन किसी बॉलीवुड मूवी में भी रहा होगा, है ना? आपका क्या कहना है जरूर शेयर कीजिएगा ओनली ऑन पॉकेट एफएम कमेंट सेक्शन में। आगे की कहानी के लिए सुनते रहिए आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 213, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट? आलिया की आवाज भड़बड़ा रही थी। तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें पहली बार कंपनी के ऑफिस लेकर गया था आलिया? तब मैं वहां अपने कॉन्ट्रैक्ट की ओरिजिनल कॉपी लेने गया था। वो एक्सपायर हो चुकी थी और हमने उसको रिन्यू नहीं करवाया था, इसलिए वो अपने आप ही खत्म हो गया था, उसने बड़े आराम से बताया। उसके बाद कंपनी के सीईओ मिस्टर लोकेश को पूरी उम्मीद थी कि स्टारडम नाइट ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू जरूर करवाएगा। हालांकि बाद में उन्होंने इसके लिए धमकाया भी कि अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करवाया तो वो उनके ग्रुप का करियर खत्म करवा देंगे, क्योंकि स्टारडम नाइट ग्रुप से उनकी कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था और इसलिए वो इस करार को खत्म नहीं करना चाहते थे। तुम अब उस कॉन्ट्रैक्ट की फिक्र मत करो, वो सब मैंने हैंडल कर लिया है, उसने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर भरोसा दिलाते हुए कहा। लेकिन आलिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तब तक फिर से गहरी नींद में सो चुकी थी। इस तरह बेखबर सोते हुए वो बहुत ही प्यारी और मासूम लग रही थी। सिद्धार्थ उसको देखकर मुस्कुराया और नीचे झुककर उसके गाल पर हल्के से एक किस किया और हल्के से मुस्कुराया और फिर धीरे से आलिया के कानों में फुसफुसाया, स्लीप टाइट माय डियर आलिया। और ये कहकर उसके रूम से बाहर निकलकर सिद्धार्थ ने आराम से दरवाजा बंद किया और बाहर निकलते ही उसका सामना कार्तिक से हो गया। वो सिद्धार्थ को देखते ही अपने भौं सिकोड़कर बोला, जब तुम यहाँ से जा चुके हो तो अब दूर ही रहो, ना सिर्फ मेरी बहन से बल्कि उसके कमरे से भी, समझ गए ना? कोई और वक्त होता तो सिद्धार्थ उसको कोई ना कोई जवाब जरूर देता, लेकिन आज उसके ताने सुनकर भी वो खामोश रहा और खामोशी से धीरे से सिर हिलाया जैसे उसकी बात समझ गया हो और तेजी से वापस नीचे चला गया। कार्तिक खुद भी हैरान था कि इस बार वो उसकी बात बिना कोई आर्ग्यूमेंट किए इतनी आसानी से कैसे मान गया। सिद्धार्थ को अभी कई जरूरी काम पहले निपटाने थे, इसलिए वो जल्दी से जल्दी वहां से निकल जाना चाहता था। लेकिन तभी उसके कानों में कोई जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। थैंक यू अंकल, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं कड़ी मेहनत करूंगा, आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अर्नब निहायत ही शरीफ बनकर प्रशांत जी के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। इस टाइम वो कॉलेज के गुंडे की बजाय एक भोला भाला, ईमानदार और मेहनती सा लड़का दिख रहा था। एक सेकंड के लिए तो सिद्धार्थ को भी उसको देखकर यकीन ही नहीं हुआ। प्रशांत जी ने भी मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर थपथपाया और अपने काम में लग गए। सिद्धार्थ बाहर जाने की बजाय सीधा उसके पास गया और अपनी भौं सिकोड़ता हुआ उससे पूछने लगा, ये सब कौन सा नया नाटक है तुम्हारा अर्नब? अर्नब ने पलटकर सिद्धार्थ को गुस्से में खड़ा देखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अंकल को विंटर वेकेशन में कॉफी शॉप के लिए एक पार्ट टाइम वर्कर की जरूरत थी, इसलिए मैं आ गया हूँ उनकी हेल्प करने के लिए।
उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ को बहुत गुस्सा आया। जब कॉलेज में ही वो आलिया के लिए इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ा देता था, तो अब तो वो यहाँ उसके घर तक आ गया था। और वो चाहे खुद को कितना भी इनोसेंट दिखाए, लेकिन उसके इरादे नेक नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, अर्नब ऐसे टाइम पर आलिया के घर तक आ गया था जब सिद्धार्थ उसके पास नहीं था। वो चाहता तो प्रशांत जी को उसके बारे में सब कुछ बता सकता था, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि अब वो आलिया तक पहुंचने का कोई और रास्ता ढूंढ लेता। फिलहाल वो अपने घर में सेफ थी और यहाँ पर उसके पापा और भाई ऑलरेडी थे ही। उनकी मौजूदगी में वो आलिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। मैं आज चोरी से नहीं, बल्कि अंकल की परमिशन से ही खुलेआम आया हूँ। अगर तुम में दम हो तो मुझे लात मारकर यहाँ से बाहर निकलवा दो, कहकर वो हंसता हुआ जानबूझकर उसके सामने इतराते हुए जाने लगा। अर्नब को पता था कि जब प्रशांत जी ने खुद उसको अपनी हेल्प के लिए कॉफी शॉप में अपॉइंट कर लिया था, तो चाहे जो भी हो, उसको बाहर निकालना इतना आसान नहीं था। अपनी बॉडी लैंग्वेज से वो सिद्धार्थ को चिढ़ाते हुए कह रहा था, कम ऑन, किक मी, कम ऑन, डू इट। सिद्धार्थ का पारा हाई हो चुका था। उसने ना बाएं देखा और ना दाएं, घुमा के एक जोरदार किक उसके मार दी और वो अपना बैलेंस खोकर लड़खड़ाते हुए कुर्सियों पर जा गिरा। अरे अरे बेटा, कैसे, क्या हुआ, चोट तो नहीं लगी? प्रशांत जी ने जब उसको गिरा हुआ देखा तो फौरन आकर उसको उठाते हुए पूछा। नहीं नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ, वो अचानक से पैर में मोच आ गई, इसलिए बैलेंस बिगड़ गया था। अर्नब ने बात को बदलते हुए कहा। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि सिद्धार्थ उसको कुछ करे और वो पलटकर कुछ ना बोले, लेकिन वो प्रशांत जी के सामने सिद्धार्थ से झगड़ा नहीं करना चाहता था, जिससे उनके सामने उसकी इमेज खराब ना हो। बैलेंस क्या, ये तो खुद पूरा का पूरा बिगड़ा हुआ है, सिद्धार्थ ने धीरे से कहा। क्या कहा बेटा? धीमी आवाज की वजह से प्रशांत जी ठीक से सुन नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ से दोबारा पूछा। कुछ नहीं अंकल, मैं बस ये कह रहा था कि आपको कोई ट्रेन स्टाफ रखना चाहिए। ऐसे अनाड़ियों को काम पर रखने से यही होगा ना, कभी ठोकर खाकर कुर्सियों पर गिरेंगे तो कभी कस्टमर्स पर। उसके तीखे कटाक्ष को सुनकर अर्नब दांत पीस कर रह गया। प्रशांत जी के सामने उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन मन ही मन गुस्से से चिढ़कर बुदबुदाया। ये तो मैं तुझे बहुत जल्दी बताऊंगा कि कौन अनाड़ी है और कौन खिलाड़ी। आलिया के घर से बाहर निकलने से पहले सिद्धार्थ ने ऊपर अपने फ्लोर पर जाकर अपने रूम से सभी जरूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की और अपने लॉयर को भेज दी। तभी उसका फोन बजा। जब उसने फोन चेक किया तो देखा युवराज की कॉल थी। उसने जैसे ही कॉल पिक करी, दूसरी तरफ से युवराज की सीरियस आवाज आई। मैं तुम्हारे घर के बाहर रोड पर हूँ, जल्दी बाहर आओ। ओ भाई, अब तो 1 to 1 करने आ गया हीरो। देखते हैं सिद्धार्थ और युवराज के बीच में क्या सीरियस कम्युनिकेशन होता है। ओनली ऑन पॉकेट एफएम, हमारे अगले चैप्टर में। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 214, वायरल न्यूज। सिद्धार्थ मुस्कुराया और बड़े आराम से बोला, क्यों इतनी जल्दी रोड पर आ गए? उसके तीखे कमेंट से युवराज तिलमिला गया। क्यों? वो पहले से ही बहुत टेंशन में था। गुस्से की वजह से उसका दिमाग खराब हो रहा था। उसका मन तो किया कि वो अभी उसी के घर में आकर उसको जवाब दे, लेकिन अभी उसका टाइम खराब चल रहा था, इसलिए उसका मजबूरी में चुप रह जाना स्वाभाविक था। लेकिन इससे पहले कि वो उसको कुछ कह पाता, सिद्धार्थ ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और उसके नंबर को भी ब्लॉक कर दिया। युवराज उसके घर के बाहर खड़ा गुस्से में पागल हो रहा था। सिद्धार्थ को अच्छी तरह से ये सब याद था कि कैसे उसकी जरूरत के टाइम पर युवराज ने उसका फायदा उठाया था। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। कल बाजी युवराज के हाथों में थी और आज सिद्धार्थ के हाथों में है।
सिद्धार्थ आराम से अपने बाकी जरूरी काम निपटा रहा था। दरवाजे पर डोरबेल लगातार बजी जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो अभी वहां से गया नहीं था। सिद्धार्थ उसकी छटपटाहट को देखकर मुस्कुराया और जाकर दरवाजा खोला। बाहर युवराज ही खड़ा था। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि इस वक्त उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल उसको खुद पर कंट्रोल करना पड़ रहा था, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो हमेशा की तरह अपना एटीट्यूड सिद्धार्थ को दिखा पाता। इस वक्त उसको सिद्धार्थ की सख्त जरूरत थी, इसलिए मजबूरी में उसने गुस्से को पी लिया और नॉर्मल चेहरा बनाने की कोशिश करते हुए उससे बोला, सिद्धार्थ, मैं तुमसे बिल्कुल साफ साफ बात करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि खैर छोड़ो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। इतने सालों में तो तुम्हें कभी मुझसे प्रॉब्लम नहीं हुई, और प्रॉब्लम मुझे तुमसे शुरू से थी। सिद्धार्थ बीच में ही उसकी बात काट कर बोला, लेकिन मेरे लिए वो सब इतना मायने नहीं रखता था, इसलिए मैंने हमेशा जानबूझकर तुम्हें अवॉइड किया। तुमने मेरे साथ जो किया वो तो मैं बर्दाश्त कर गया। अगर तुमने आलिया को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया या अगर उसके बारे में सोचा भी, तो मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा। सिद्धार्थ गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी आलिया से मुझे क्या मतलब? मैंने क्या किया है उसके साथ? युवराज अनजान बनते हुए बोला, फिर वही भोलेपन का नाटक। मैं शुरुआत में तुम्हारे भोलेपन के इस नाटक के बहकावे में आ चुका हूं। अब ये मत समझना कि ऐसा फिर से दोबारा हो पाएगा। तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे कहने का क्या मतलब है। कहो तो याद दिलाऊं कि एक्सेल कॉलेज के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन वाले दिन तुम क्या करने वाले थे। एक बात याद रखना, तुमने हमेशा से मेरा फायदा उठाया और मुझे नुकसान भी पहुंचाया। मैंने हमेशा तुम्हें अवॉइड ही किया है, लेकिन आलिया को बीच में लाकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी तो मैंने जो कुछ भी किया है वो तो बस एक छोटा सा ट्रेलर है। अब अगर मुझे नुकसान पहुंचाने के चक्कर में तूने आलिया को किसी भी तरीके की चोट पहुंचाने के बारे में सोचा भी ना तो तेरा कोई प्रोफाइल स्टेटस बाकी रहेगा और ना ही तू। मेरी वार्निंग याद रखना। सिद्धार्थ ने उसको उंगली दिखाते हुए वार्निंग देते हुए बोला। युवराज ये बात अच्छी तरह से जानता था कि इस टाइम उसने गलत स्टेप उठा लिया था। वैसे तो वो हमेशा से ही सिद्धार्थ को नापसंद करता था, लेकिन द कॉल ऑफ लव थीम को चुराकर अपने नाम से रिलीज करके सारा क्रेडिट खुद कमाने के अलावा उसकी रॉयल्टी और सारे अवार्ड्स भी खुद ही हासिल कर लिए। लेकिन कहते हैं कि लालच की कोई सीमा नहीं होती। सिद्धार्थ के शुरू से कुछ ना कहने और अवॉइड करने की वजह से युवराज ने उसको सिद्धार्थ की कमजोरी समझ लिया था। जो धोखा उसने पास्ट में सिद्धार्थ के साथ किया था, उस गलती को मानने, उस पर अफसोस करने की बजाय वो उससे और भी नफरत करता रहा और उसको अपने पैरों की धूल के बराबर और खुद को आसमान का चमकता हुआ सितारा समझता रहा। लेकिन अब वो खुद अर्श से फर्श पर गिर गया था, वो भी बस 2 दिन के अंदर। अब वो समझ गया था कि समझदारी इसी में थी कि फिलहाल उसे समझौता करके चुपचाप सिचुएशन को नॉर्मल कर लिया जाए। जब ये मामला ठंडा हो जाएगा तो दुश्मनी तो वो उससे बाद में भी निकाल सकता था। सिद्धार्थ, अब जो कुछ भी हुआ वो भूल जाओ। मैं अपनी गलती मानता हूँ। अब तुम्हारा भी ये फर्ज है कि तुम ये सब पुरानी बातें भूल जाओ और स्टार्टअप प्रोडक्शन हाउस से कॉन्ट्रैक्ट वापस साइन कर लो। हम मिलकर बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट्स पर साथ में काम करेंगे। तुम चाहो तो इस बार लीड रोल तुम्हारा होगा और तुम्हारी मेहनत का पूरा क्रेडिट सिर्फ तुम्हारा होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। युवराज ने सीरियस चेहरा बनाकर कहा। उसकी बात पर सिद्धार्थ हंस पड़ा। गारंटी तुम्हारी खुद की नहीं है, आने वाले टाइम में तुम्हारी पोजीशन क्या होगी, और तुम मेरे काम के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए मुझे गारंटी दे रहे हो। फिलहाल तुम मेरे बारे में नहीं, अपने बारे में सोचो, वही तुम्हारे लिए बहुत है। ये कहकर उसने दरवाजा युवराज के मुंह पर जोर से बंद कर दिया। वापस ऊपर जाकर उसने अपना फोन निकाला और ऑनलाइन आकर देखा तो जैसे कि उसने उम्मीद की थी, एक न्यूज पूरे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही थी।
सुपरस्टार युवराज स्टारडम नाइट के साथ धोखाधड़ी के केस की जांच में बुरी तरह फंसे। स्टारडम प्रोडक्शन हाउस ने भी किया उनके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म। क्या बात है, लगा था कि एकदम एक्शन सीन होगा, कुछ बहुत बड़ा बवाल होगा, लेकिन आलिया की मदद से ये तो पूरा ही पासा इतनी आसानी से पलट गया। और जहां युवराज कोशिश कर रहा था सिद्धार्थ को फंसाने की, वहां उल्टा वो खुद ही फंस गया। लेकिन क्या लगता है आपको, ये वाकई सिद्धार्थ की जीत और युवराज की हार है, या कहानी में अभी कोई ट्विस्ट आना बाकी है? जानेंगे अपने अगले चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट एफएम आपकी आरजे प्रिया के साथ। एंड गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी, या फिर आपकी ऐसी कोई सिचुएशन कभी फंसी हो, या फिर कोई भी लाइफ सिचुएशन जहां पर आप थोड़ा सा भी उदास या फिर डिप्रेस फील कर रहे हो, शेयर कर सकते हैं। ये जो हमारी पॉकेट एफएम की फैमिली है ना, ये आपकी मदद जरूर करेगी। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा और सुनते रहिए आपकी आरजे प्रिया के साथ पॉकेट एफएम। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 215 युवराज का बदला। युवराज सिद्धार्थ के घर के बाहर खड़ा था। वो अभी खड़ा सोच ही रहा था कि उसके फोन पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन आया। उसने कांपते हुए हाथों से उस मैसेज को देखा तो उसको ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल किया, लेकिन कॉल पिक नहीं हुआ। फिर उसने एक के बाद एक लगातार कई कॉल किए, लेकिन एक बार भी उसके असिस्टेंट ने जवाब नहीं दिया और ना ही उसने कॉल बैक किया। युवराज गुस्से से अपने दांत पीसता रहा। उसका मन कर रहा था कि गुस्से से अपने फोन को कहीं पटक कर दे मारे। अगर उस टाइम उसका असिस्टेंट उसके सामने आ जाता तो शायद वो गुस्से में उस पर हाथ भी उठा देता। वो एजेंट जो हमेशा उसकी फटकार खामोशी से सुनता था, वो आज उसकी कॉल तक रिसीव नहीं कर रहा था और ना ही कोई रिस्पॉन्स दे रहा था। फिर उसने मिस्टर लोकेश को कॉल किया। उसने भी कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। युवराज अंडरग्राउंड पार्किंग जाते हुए अपने पिछले ख्यालों में ऐसा खो गया था कि लड़खड़ाते हुए गिरते गिरते बचा। अब उसके पास स्टारडम प्रोडक्शन हाउस जाकर मिस्टर लोकेश से मिलकर सारी बातें क्लियर करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वो अपने लड़कपन से ही एक बड़े स्टार बनने का सपना देखता आया था। इसके लिए उसने कई तरीके की जी तोड़ कोशिश करने के बाद आज वो इस मुकाम पर पहुंचा था। इसके अलावा उसने हर तरह का अच्छा, बुरा और शॉर्टकट अपनाया था। उसको पाने के लिए उसने अपनी आधी जिंदगी लगा दी थी। अब उसको यूं वो खत्म होने नहीं दे सकता था, लेकिन अब तो उसको सब यूं ही छोड़कर जा रहे थे। सब तरफ से परेशान होकर उसको फिलहाल कोई और रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। सिर्फ एक इंसान से उसको उम्मीद थी और वो थे स्टारडम प्रोडक्शन हाउस के सीईओ मिस्टर लोकेश। लेकिन वहां पहुंचकर उसको सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसको अंदर जाने से रोक दिया गया। How dare you to stop me? तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? युवराज बुरी तरह से भड़क गया था। क्या अब उसके ये दिन आ गए थे कि जहां पहले किसी राजा की तरह उसकी एंट्री होती थी, अब उसको किसी आम आदमी की तरह गेट पर ही रोक दिया गया था। लेकिन इस वक्त वो अंदर ही अंदर पहले ही बहुत ज्यादा उलझा हुआ था, इसलिए अभी वो उनसे और उलझना नहीं चाहता था। इसलिए वो सिक्योरिटी गार्ड्स को धकेलकर जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन उन गार्ड्स को भी इस बात के लिए अच्छी तरह से ट्रेन किया गया था कि कब किसको सलाम करना है और किसके साथ सख्ती से पेश आना है। यही उनका काम था। मिस्टर युवराज, हमें ऑर्डर्स दिया गया है कि फिलहाल आपको अंदर जाने ना दिया जाए, इसलिए प्लीज वापस जाइए। हमें सख्ती करने पर मजबूर मत कीजिए। कहते हुए एक गार्ड ने युवराज को लगभग धक्का देते हुए पीछे कर दिया। वापस? कहाँ वापस? वो तो बस आगे बढ़ना और ऊपर उठना ही जानता था। एक से एक स्ट्रगलर्स, न्यू कमर्स, यहाँ तक कि पहले से जमे हुए स्टार्स को भी रौंदते हुए वो कामयाबी के शिखर पर पहुंचा था। और आज ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड उसको आगे जाने के लिए रोक रहा था। ये युवराज से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका दिमाग पहले से ही खराब हो रहा था।
मिस्टर लोकेश से मिलना ही उसकी आखिरी उम्मीद थी और अब इस गार्ड ने उसको बीच में ही रोककर उसका राह साह मूड भी पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। उसके मना करने पर भी पीछे वापस जाने की बजाय उसने उसको एक जोरदार पंच मारा, लेकिन वो पहाड़ जैसे सिक्योरिटी गार्ड रास्ते से हटना या गिरना तो दूर की बात थी, जरा सा लड़खड़ाया तक। लेकिन युवराज की इस हरकत ने उसके अंदर के गुस्से को भड़का दिया। वैसे भी वो था तो एक इंसान ही, और अब युवराज का पहले के सुपरस्टार वाला स्टेटस भी नहीं रह गया था। फिर भी उसका लिहाज करते हुए गार्ड्स ने भी पलटकर उस पर हाथ तो नहीं उठाया, लेकिन उसको पीछे करते हुए ऐसे धकेला कि युवराज अपना बैलेंस खोकर नीचे जा गिरा। गिरते ही पैरों में मोच आने की वजह से वो करहा उठा। दर्द से उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन इससे पहले कि वो फौरन उठकर उसको कुछ कह पाता, उसके पीछे रिपोर्टर्स और कैमरे के शटर साउंड की आवाजें सुनकर उसने पीछे पलट कर देखा तो पूरा मीडिया वहां पहुंच चुका था। ये वो जानी पहचानी आवाजें थी जो उसको बहुत पसंद करती थी, लेकिन तब जब वो एक जाना माना सुपरस्टार था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ही स्कैंडल में फंसकर उसका करियर, उसकी रेपुटेशन सब खतरे में आ चुकी थी और इसको लेकर बड़े बड़े बैनर्स और प्रोडक्शन हाउसेस अब उससे किनारा कर चुके थे कि युवराज के उन स्कैंडल्स में कहीं उनका भी कोई लिंक या कनेक्शन ना जोड़ दिया जाए। वो जल्दी से उठकर खड़ा हुआ और देखा कि रिपोर्टर्स का एक पूरा झुंड उसके पास आ चुका था। फोटोज खींचने के साथ साथ वो एक के बाद एक कड़े सवालों के घेरे में उसको घेर रहे थे। सर, क्या आप बताएंगे कि आपने मिस्टर सिद्धार्थ के वर्क को चोरी क्यों किया? सुना है मिस्टर सिद्धार्थ ने आप पर केस भी कर दिया है। उनके लगाए आरोपों पर आपको क्या कहना है? मिस्टर सिद्धार्थ ने आके सबके सामने आप पर हाथ क्यों उठाया? क्या ये किसी तरीके का कोई पब्लिसिटी स्टंट था या आपकी उनके साथ कोई दुश्मनी है? सर, आपके साथ स्टारडम प्रोडक्शन कंपनी ने भी अपना कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही खत्म कर दिया। इसकी कोई खास वजह? इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? ये सब सवाल युवराज को चुभती हुई कीलों की तरह लग रहे थे। मिस्टर लोकेश ने उससे मिलने से साफ इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड्स को बोलकर उसको अंदर तक आने के लिए रोक दिया गया था। इन सब से उसका मूड अब बुरी तरह से खराब हो चुका था। वो पहले से ही काफी उलझनों में फंसा हुआ था। इस टाइम मीडिया से उलझकर वो अपनी प्रॉब्लम्स को और बढ़ाना नहीं चाहता था। मीडिया के सारे सवालों को अवॉइड करके वो उन रिपोर्टर्स के बीच में से ही बाहर निकल गया, लेकिन उन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसके पीछे पीछे चुभती हुई सवालों के तीर छोड़ते हुए उसकी गाड़ी तक आ गए। गाड़ी में बैठकर वहां से जाते हुए युवराज के चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन थे और आंखें गुस्से से लाल थी और गुस्से से दांत और मुट्ठियों को भींचते हुए वो बड़बड़ाया, सिद्धार्थ, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम मुझसे बच नहीं सकोगे। जल्द ही तुम्हें सूद समेत इसकी कीमत चुकानी होगी। लीजिए भाई, माफी मांगने के बजाय ये तो अकड़े ही जा रहे हैं। मैंने कहा था ना, कहानी में एक तगड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अगले एपिसोड में देखिएगा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड।